चलिए भाई शुरू कर दें। गुड आफ्टरनून। तो रिगार्डिंग टेस्ट पहले जो इंस्ट्रक्शन अपन ने दिए बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है कि टेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंसर्न है, कोई डाउट डिस्कस करने हैं तो आप अपने बैच के ग्रुप में जो सब्जेक्ट के मेंटर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजोरिटी डिस्कशन वहीं करें। बाई चांस कभी कुछ ऐसा रहता है तो मेरी तरफ से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बट वो व्हाट्सएप पर। यहाँ पे क्लासरूम के अंदर तो कोई ऐसा डिस्कशन अपन नहीं ले रहे। तो अपन चाहेंगे कि चीजें थोड़ी ठीक ठाक कवर हो जाएं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में अपन पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कवर कर लें। तो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप लेते हुए अपन चलेंगे एजियोट्रॉप वाले पार्ट से। नेगेटिव पॉजिटिव डिविजन में तो ज्यादा कुछ नहीं है, एजियोट्रॉप की प्रमुख बातें मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सब बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे। एजियोट्रॉप क्या था हमारे पास में? जो सॉल्यूशंस के अंदर स्ट्रॉन्ग डेविएशन आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग डेविएशन से मतलब होता है कि हमारे पास में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट और पीबी नॉट की लिमिट्स के बीच में ना रह करके उससे ज्यादा या उनसे कम। ठीक है, यानी जैसे कि आपको पता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन का केस था, आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहता है वो लोअर साइड में पीबी नॉट के बराबर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट और अपर साइड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के बराबर तक इस लिमिट के अंदर रहता है। इक्वलिटीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन वी हैव प्योर लिक्विड्स, अदरवाइज सॉल्यूशन कुछ रहा तो इनके बीच में कोई वैल्यू आएगी। और ग्राफ कैसा दिखता था इसका? ये प्रेशर वाला ग्राफ बोल रहा हूँ, इधर की तरफ प्रेशर है, इधर की तरफ मोल फ्रैक्शन चल रहा है। एक्स ए वैल्यूज बुला लो, एक्स ए या वाई ए जो भी ना, अभी तो एक्स ए की रेस्पेक्ट में जब डेविएशन आता था ये वैल्यूज क्या है? पी ए नॉट, पीबी नॉट। अब सब बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर मैं एक आपको ऐसा केस दिखा रहा हूं जहां पर मैक्सिमा अभी भी यहीं पर है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन केस आया। वेपर प्रेशर की वैल्यूज जितनी एक्सपेक्टेड थी बीच के कंपोजिशन में उससे बढ़ करके मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस येलो कर्व के अंदर मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू कहाँ आ रही है, तो वो यहीं पे आ रही है, एक्स ए इक्वल टू 1 पे आ रही है। तो ये वाले जो डेविएशन के केसेस हैं, इस टाइप के केसेस को हम बोलते हैं स्मॉल डेविएशन वाले केस, यानी वी डू नॉट गेट एनी मैक्सिमा इन बिटवीन दी बाउंड्रीज, है ना, इन बिटवीन दीज लिमिट्स। मैक्सिमा अभी भी पी ए नॉट वैल्यू आ रही है एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये स्ट्रॉन्ग डेविएशन नहीं। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन वाले केस के अंदर जब हमारे पास में, मैं यही बना देता हूँ दूसरे कलर से, है ना, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। अगर नेगेटिव डेविएशन होता है और कम डेविएशन है तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। लोएस्ट वैल्यू अभी भी पीबी नॉट चली, पीबी नॉट से नीचे नहीं गई। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेविएशन आ रहा होगा तो हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमारे पास में एक मैक्सिमा आ जाएगा विच इज नॉट एट पी ए नॉट, वी हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन पी ए नॉट। और ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन के अंदर वी गेट अ मिनिमा डिफरेंट देन पीबी नॉट, पीबी नॉट से भी लोअर वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर की डेविएशन स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, जो हमारी पुरानी बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड प्रेशर या पीछे की तरफ प्रेशर मिलता है, तो वो स्ट्रॉन्ग डेविएशन केस होते हैं। और इनके अंदर हमें एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन मिलता है। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड से पूरी तरह से वेपर में ले जाया जा सकता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में ले जाया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या था मैं बता देता हूं आपको, सब बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे। ये जो डायग्राम अपन बनाते थे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, आपको बता देता हूं आइडियल सिनेरियो के अंदर। ठीक है, ये आपको डायग्राम याद आ रहा होगा। इधर वही वैल्यूज है, एक्स ए की वैल्यूज, और ये बॉइलिंग पॉइंट से इधर की तरफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए टी ए ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बी लेस वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हम ये बोला करते थे कि प्योर लिक्विड्स में ऐसा आपको दिख रहा है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वैल्यू है टीबी,
जिस टेम्परेचर के नीचे सब कुछ होता है लिक्विड स्टेट में और जिसके ऊपर होता है सब कुछ वेपर स्टेट में, ऐसे ही प्योर लिक्विड ए के लिए TA के नीचे सब कुछ प्योर लिक्विड और इसके ऊपर सब कुछ प्योर वेपर। लेकिन अगर आप बीच का कोई कंपोजिशन ले लेते हैं तो वहां पर यहाँ पे चल रही थी लिक्विड स्टेट। अब सब बच्चे देखेंगे इधर लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जैसे हम इस वैल्यू पर आए, टेम्परेचर की ये वाली वैल्यू, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक टेम्परेचर की वैल्यू है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास लिक्विड से वेपर बनना चालू हुआ है। लेकिन क्या इसी टेम्परेचर पे हम पूरी तरह से वेपर स्टेट में जाएंगे? नहीं, क्योंकि बीच में पूरी एक रेंज है जहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है। तो नीचे चल रही है लिक्विड स्टेट, अगर इस टेम्परेचर को T1 बोल दूं, यहाँ पे जो एक टेम्परेचर लाइन जा रही होगी आगे जाके कट करी उधर, इसको टेम्परेचर T2 बोलते हैं। तो आपको याद होगा कि T1 से T2 के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है लिक्विड वेपर का, एंड बियॉन्ड T2 वी गेट इनटू वेपर स्टेट। सो नॉर्मली सॉल्यूशन के अंदर इस तरह का एक रेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। एक सिंगल टेम्परेचर पे पूरा लिक्विड से वेपर में नहीं जा रहा होता है। लेकिन एजियोट्रॉपिक ऐसा केस बोल रहे हैं हम कि ऐसा एक कंपोजिशन हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग डेविएशन वाले केसेस में, जहां पर फिर से बिल्कुल प्योर लिक्विड्स की भांति एक सिंगल टेम्परेचर के इधर या उधर कंप्लीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वी डू नॉट गेट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी हैव अ यूनिक टेम्परेचर एट विच the whole system can be converted into liquid to vapor और vapor to liquid जब रिवर्स की बात करेंगे तो उस कंपोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, ठीक है। तो पहली प्रमुख बात एजियोट्रॉप के बारे में, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड, ठीक। बाकी अपन आगे स्लाइड चेंज करते करते साथ में देखते जाएंगे। फिर हमने इधर देखा, ये ग्राफ हमने देखा था पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ये देखिए हमारे पास येलो वाला कर्व, तो येलो वाले कर्व में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, जो अभी भी मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग डेविएशन केसेस मतलब कि P0 और PB0 के अंदर सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं, उसके बाहर चला गया। तो पॉजिटिव डेविएशन में इट इज ग्रेटर देन PA0। वी हैव अ कंपोजिशन एट पॉइंट Q, जिस कंपोजिशन पे अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट आ रहा है इस पूरी रेंज के किसी भी कंपोजिशन से कंपेयर करने पे। तो ये जो मैक्सिमा वाला लोकेशन है यही आपका एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन को कॉरेस्पॉन्ड किया करता है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं? प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो मैक्सिमा वाली लोकेशन है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाली लोकेशन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव डेविएशन की मैं बात करता, अगर मैं यहाँ बना दूं नेगेटिव डेविएशन वाले केस के अंदर एक ग्राफ किस तरह से बना होता, जो होमवर्क भी था एक तरह से, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इस तरह से आ रहा होता उस टाइम पे, ऐसा कुछ आता। तो यहाँ पर जो मिनिमा है, मिनिमा लोएस्ट वेपर प्रेशर, वो हमारे पास में एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन हो जाता है, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। रफली ये मान लो, ये मिनिमम लोकेशन मान ली। और बाकी ग्राफ कैसे मीट होता, फिर यहाँ पे ऐसे टच होता। ये आपका होमवर्क वाला पार्ट था जो आपको नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाना था। ऊपर वाला नहीं देखेंगे, ऊपर वाला तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए था, नेगेटिव डेविएशन में ऐसा बन जाएगा, ठीक, मिनिमा पे आ जाएगा। तो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन यहाँ पर होता है। ये तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का डायग्राम है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। पॉजिटिव डेविएशन में जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उसका मतलब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। ये पॉइंट आपको मैं वापस याद दिलाता हूँ। अगर ये P एक्सटर्नल की लाइन जा रही, y एक्सिस पे प्रेशर है, उसके अंदर मैंने ये P एक्सटर्नल मान लिया, ये सपोज 1 atm है या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और ये Q कंपोजिशन वाला सिस्टम अभी यहाँ पे प्रेशर जो कैरी कर रहा है ये वैल्यू मान लीजिए प्रेशर के एक्सिस पर मान लिया। So this is 1 atm, ठीक है, ये 1 atm की लाइन है इधर। ये हमारे पास में प्रेशर मान लो 700 mm ऑफ Hg है, इसको 760 लिख लेते हैं अपन, 760। तो 760 से कितना डेफिसिट है? 60 का। यानी कि इस पूरी रेंज में अगर कहीं पर सबसे कम इंक्रीमेंट चाहिए, थोड़े से टेम्परेचर में जो इस प्रेशर को अटेन करके बॉयल होना चालू हो जाएगा, वो यही वाला कंपोजिशन है। तो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पॉजिटिव डेविएशन के अंदर अगर हम देखें
तो वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लीस्ट इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर टू कवर अप दिस प्रेशर गैप, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंचने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मिनिमा आता है। पॉजिटिव डेविएशन का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ इन टेम्परेचर में आपको मिनिमा देता है, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में ये मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। एज़ोट्रॉप के बारे में प्रमुख बात एक और हमने बताई थी कि YA और XA बराबर रहते हैं, यानी कि वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होता है वो लिक्विड फेज वाला मोल फ्रैक्शन ही होता है। जो वेपर्स बनती है ऊपर वो वही कंपोजिशन कैरी करती है जो नीचे सॉल्यूशन में था। तो नीचे अगर 0.5 मोल फ्रैक्शन था और ये एज़ोट्रॉप है अगर, तो यही 0.5 मोल फ्रैक्शन वेपर में भी आ जाएगा। अब इस वेपर को मैं कलेक्ट करता हूँ एज डिस्टिलेट के तौर पर और कंडेंस कर देता हूँ, तो ये मेरा डिस्टिलेट 1 या कंडेंसेट 1 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान है जो यहाँ पे YAYB था वो अगले सॉल्यूशन का XAXB, और ये YAYB एज़ोट्रॉप में XAXB ओरिजिनल वाले के बराबर था। 0.5 ओरिजिनल में था, यही वेपर में आया, यही अगले लिक्विड में चला गया। सो द पॉइंट इज आपने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं ऑब्टेन किया है, सेम मोल फ्रैक्शंस अगले डिस्टिलेट के अंदर आ गए हैं, उससे आगे जाएंगे फिर सेम आ जाएंगे। इसीलिए एज़ोट्रॉप को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, सेम चीज फॉरवर्ड होती जाती है, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन का नहीं हो सकता, वो मैंने बता दिया, वो इसी लॉजिक से क्यों नहीं हो पा रहा है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के जो एज़ोट्रॉप्स होते हैं उनको हम क्या क्या नाम देते हैं, ये मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, उसका लॉजिक आपको दिख गया, ठीक। फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में। तो अगर एक चीज अपन यहाँ देखें, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम मिलता है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप पे नीचे आ रहा है। तो हमारे पास ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के ग्राफ में मिनिमम वाली लोकेशन पॉइंट Q इज एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन। अगर आपने PQ लाइन पे कहीं पर कोई सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, ये कैपिटल X है, ये वाला कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो इसमें से आप टेम्परेचर बढ़ाते 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 यहाँ पे पहली वेपर ऑब्टेन कर दें। उस फर्स्ट वेपर का कंपोजिशन कैसे मिलेगा, टेम्परेचर की लाइन ड्रॉ करें और देखें कि वो वेपर के ग्राफ को कहाँ कट करता है। तो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई है बस, तो जो वेपर मिलेगी उसका कंपोजिशन ये होगा। उसको हमने कंडेंस करके लिक्विड में ले आए, तो जो कंपोजिशन हमारा वेपर में था वही लिक्विड में आ गया। फिर इस पे से वेपर बनाई, फिर उसको कंडेंस किया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है डिस्टिलेशन का। दिस इज द फर्स्ट डिस्टिलेट वेपर कलेक्ट करके कंडेंस करते हैं, फर्स्ट डिस्टिलेट और फर्स्ट कंडेंसेट। फिर वेपर बनाई, फिर से कंडेंस किया, सेकंड डिस्टिलेट या सेकंड कंडेंसेट। तो डिस्टिलेट्स यहाँ पर धीरे धीरे एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। एक बार ये एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन को हिट कर गया, उसके बाद ये सेपरेट नहीं होगा, ये तो अपन ने बताया। और जो पीछे बचता है स्टिल या रेसिड्यू, वो किधर मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जा रहा है एज़ोट्रॉप की तरफ, यानी पॉइंट Q की तरफ। तो डिस्टिलेट सॉरी रेसिड्यू या स्टिल पॉइंट P की तरफ, यानी प्योर B की तरफ। अगर इधर कंपोजिशन लेते तो उल्टा जाता है, डिस्टिलेट जा रहा है वापस एज़ोट्रॉप की तरफ और स्टिल किधर जा रहा है, प्योर A की तरफ। तो हमने बोला था टेम्परेचर डायग्राम में आप नदी को बहाने के साथ सोचिए, नदी हमेशा नीचे की तरफ है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ फ्लो करती जाएगी। तो आपका जो डिस्टिलेट है वो Q की तरफ जाएगा और बाकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। नदी हमेशा नीचे की तरफ बहती है, ये बह रही नीचे की तरफ, तो नीचे बह के किधर जाएगी, प्योर B की तरफ। तो यहाँ पे डिस्टिलेट या कंडेंसेट प्योर B की तरफ जा रहा है। इधर का कोई कंपोजिशन ले लिया पॉइंट Q की इधर, तो नदी नीचे की तरफ बह रही है, मतलब प्योर A की तरफ। अगर ये प्योर A की तरफ जा रहा है तो जो रेसिड्यू या स्टिल है वो किधर आ जाएगा, प्योर सॉरी एज़ोट्रॉप की तरफ। इस वाले में भी ऐसा ही, एज़ोट्रॉप की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव डेविएशन का, ये नेगेटिव डेविएशन का, ये अपन ने बता दिया अभी अभी। और एज़ोट्रॉप का जो कंपोजिशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सॉरी प्रेशर डिपेंडेंट होता है। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर बदला तो एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन बदल जाएगा। ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी, ठीक। हमने ठीक समय लगा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को रिकैप करें, ये हमारा मेन पार्ट था, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बोला था कि लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टीज हैं
जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, या एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंड करती है, इस पर नहीं डिपेंड करती है कि क्या चीज मिलाएगी। जैसे आपके पास 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है या 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, दोनों में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगी। अब ये होती क्या है वो अपन आगे देखेंगे। बट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर नहीं डिपेंड कर रही है, नंबर पे डिपेंड कर रही है कि कितना मिला है, कौन सा पार्टिकल मिला है, किस टाइप की पार्टिकल मिला है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ ये सॉल्वेंट पे जरूर डिपेंड करती है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जो है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पढ़ेंगे, यानी कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम बात कर रहे होंगे। नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पर सॉल्यूट का कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक, आपने जैसे कि ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज अंदर जाके ना तो टूटता है ना एसोसिएट होता है, तो ये हमारे पास में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने में आएगी वो नॉर्मल कहलाएगी। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाता है तो उसको एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे NaCl पानी में जाके Na+ और Cl- में टूट गए, तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डिफरेंट आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो एबनॉर्मेलिटी है या जो डिफरेंस है नॉर्मल बिहेवियर से, उसको हम अकाउंट में लेते हैं थ्रू ए फैक्टर कॉल्ड वॉन हॉफ फैक्टर। सिंबल होता है स्मॉल आई। तो ये वो फैक्टर है जो कि हमारे पास में एबनॉर्मेलिटी को कंसीडर करता है ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए 3 फॉर्मूले जैसे हमने लिखाए थे जो आपको याद रखने हैं। वॉन हॉफ फैक्टर इज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड। जैसे मैंने 1 मोल NaCl मिलाया, अंदर जाके वो हो गया 2 मोल पार्टिकल में, क्योंकि वो पूरा टूट गया Na+ और Cl- में, और हर एक पार्टिकल 2-2 फ्रेगमेंट में टूट रहा है, तो 1 मोल से 2 मोल बन जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल। और ओरिजिनली कितने लिए थे हमने, 1 मोल। 2/1 वॉन हॉफ फैक्टर इज 2, यानी कि हमारे पास में ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपन जो अपन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो अपने को दिया रहता है उसी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने यहाँ पे, जैसे अगर सवाल में दिया होता कि 58.5 ग्राम NaCl, तो इससे मैं अगर मोल्स निकालूं तो मैं बोलूंगा 1 मोल NaCl, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। और मैंने कहा सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने, 1 मोल, ये डाल दिया। लेकिन वास्तविकता के अंदर कितने हो गए, अंदर जाके 2 मोल Na+Cl- हिसाब से। तो आप नॉर्मली बिना कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंसीडर की जो कैलकुलेट करेंगे वो ये है, और जो एक्चुअली ऑब्जर्व किए गए वो ऊपर है। ठीक है, इसी को हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बोले तो जो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है या एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका नॉर्मल से रेशियो, यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंसीडर करने पे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है और बिना डिसोसिएशन या एसोसिएशन की जो आती है उनका रेशियो। मोलर मासेस के टर्म्स में भी लिखते हैं सॉल्यूट के, लेकिन फ्लिप्ड होता है। ठीक है, अभी तो ये फॉर्मेट ध्यान रखो, धीरे धीरे सवालों के अंदर ये अप्लाई करते करते अपने लिए हैबिचुअल हो जाएगी। तो 3 तरह के हैं, मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स कैलकुलेटेड, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो नॉर्मली अपन एक्सपेक्ट करते हैं थ्योरेटिकली अपॉन जो ऑब्जर्वेशन वाला। तो ये फॉर्मूले में इन दोनों से कुछ बदल गया है, इन दोनों में ऑब्जर्व्ड वाला पार्ट ऊपर था, इसमें ऑब्जर्व्ड वाला नीचे है। मोलर मास ऑफ सॉलिड ऑब्जर्व्ड वाला नीचे है, ठीक है, और थ्योरेटिकल वाला ऊपर है। अभी के लिए इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ऐसे ही ध्यान रखेंगे। यहां तक पढ़ा था हमने, ठीक है। जिन बच्चों का ये छूट गया है, ये कब पढ़ाया था, ये पढ़ाया था हम लोगों ने संडे को ना, और संडे में क्लास लगाई थी अपन ने, और उसके लिए मैसेज वगैरह सभी ग्रुप्स में वैसे किए थे, जितने भी ग्रुप्स हैं, इंदौर, नॉन इंदौर, बाहर, TLS ग्रुप, सब जगह मैसेज किए गए थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने अटेंड की, कुछ का जिनका छूटा वो वीडियो लेक्चर हम लगातार प्लेलिस्ट में अपडेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये संडे को ही अपलोड कर दिया गया था प्लेलिस्ट में। ठीक है, बाई चांस जिनका छूटा है, देखो जिनका छूट भी गया है, 1-2 बच्चों को मेरे पास मैसेज आता है कि इनकी क्लास मिस हो गई थी, तो वो बस यहीं से ध्यान रखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट से। ठीक है, ये चीज हमारे काम की है, इसको थोड़ा सा देख लेना घर पे जाके, आज चीजें बन जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी सच। चलिए भाई शुरू करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में कुछ और बात है। ठीक है, जिन बच्चों का छोटा चिंता मत करें, यहाँ पे चीजें अभी जो करेंगे वो आपसे बन जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी सच। अब सब बच्चे चैट पे लिखने की बजाय इधर ध्यान देंगे सब ना, तो हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे साथ साथ। हमने अच्छा खासा समय लगाया, एक बार वापस रिकैप में इसको अवॉइड करना चाहता हूँ इजीली मैं। वांट ऑफ फैक्टर
और डिफरेंट केसेस। Want of factor for different cases। तो इसमें पहला केस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। लिखते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। हाँ सेम चल रहा है कनिष्का, क्या पूछ रहे हो तुम? पूरे इंदौर में सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे फोन के थ्रू यूज कर रहे हैं चैट या जो देख रहे तो चैट वैट करते हैं तो उस टाइम पे स्क्रीन पूरी गायब हो जाती है, जो लिखना है वो नहीं देख पाते हो आप, क्योंकि चैट की स्क्रीन ही सारा स्पेस घेर लेती है। तो चैट का ऑप्शन अवॉइड करें, एक्सट्रीम सिनेरियो में यूज करें, जब आंसर रिपोर्ट करने को बोले तब यूज करें, अदरवाइज इधर ध्यान दें। तो सबने हेडिंग लगा लिए, लिख लिया होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का केस। अब सब बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूट जो कि अंदर जाकर के डिसोशिएट नहीं होता है और ना ही एसोसिएट होता है, ठीक है। हमारे लिए इसका मीनिंग है, इसको नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट भी कई बार बोल देते हैं, यानी एक ऐसा सॉल्यूट जिसने अंदर जाके कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन की प्रक्रिया में जो नहीं गया, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए। एग्जांपल्स के तौर पे हम जो देखते हैं वो ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ठीक है, ये सब हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अगर लिख ले लैंग्वेज, द सॉल्यूट neither undergoes the solute neither undergoes dissociation nor association। The solute neither undergoes dissociation nor association। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे लिए रहेंगे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, इंसुलिन। ये कुछ जो मुझे ध्यान आ रहे हैं सवालों के अंदर जिनके नाम पॉपुलरली दिखते हैं वो मैंने लिख दिए, ठीक है। इनका जिक्र अगर सवाल में इनका कोई सॉल्यूशन दिया गया तो इनमें कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं रहता है, अनलेस कि वो कुछ स्पेसिफाई कर दे। डिसोसिएशन तो नहीं रहता, एसोसिएशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इन सम केसेस, बट वहां पे वो फिर बोलेंगे। अगर कुछ नहीं बोला ऐसा तो हम इसको एकदम रेगुलर केस मानेंगे विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ऐसे केसेस के लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। ऐसे केसेस के लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। वांट ऑफ फैक्टर क्यों 1 हुआ, इधर फटाफट से बता देता हूं ना। वांट ऑफ फैक्टर था ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन हमने कितने ऐड किए, या कैलकुलेटेड बोल देते हैं हम। तो अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया, अंदर जाके डिसोसिएट एसोसिएट कुछ हुआ ही नहीं, तो 1 ही मोल है ऑब्जर्वेशन में और ऐड भी 1 किया था, तो ये इतना फॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं है। द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर का मतलब था बेसिकली कि सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास में कितने टाइम्स हो गए। ज्यादातर सवालों में आप लोगों को जो जरूरत पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी, एन बी ऑब्जर्व निकालने की। तो वांट ऑफ फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम इसको निकाल लेंगे तो हमने जितने मोल्स ऐड किए थे उससे मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्व मोल्स निकाल लिया करेंगे और जो आगे सवाल में काम आएंगे। लेकिन हम जैसा कि यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन एसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, यानी जो मल्टीप्लाई होने का फैक्टर है वो 1 ही रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने के उतने ही है, ठीक है। ये एडिशनल इधर ऐसा कुछ देखने का या नोट करने का इसमें नहीं है, ठीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू 1। अगला केस सभी बच्चे लिखेंगे, डिसोसिएटिंग सॉल्यूट, डिसोसिएटिंग सॉल्यूट, ठीक है, जो सॉल्यूट अंदर जाके टूट फूट जाता है, ठीक। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने ए एन को मिलाया सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूट था, उसकी शक्ल, उसका नाम ए एन लिखा, अंदर जाके इसके एन टुकड़े हो गए, एन ए। तो ए एन था वो अंदर जाके एन फ्रेगमेंट्स में अलग अलग स्प्लिट हो गए। और अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है
इनिशियली ये ए मोल्स था। अब सब बच्चे एक बार इधर ध्यान देंगे ना, ए एन के मैंने ए मोल सॉल्यूशन में मिलाए हैं और ये अभी टूटा नहीं है, शुरुआत की बात, ए मिलाए हैं तो इनिशियली ये कितना 0%। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, जिन बच्चों को ये चीज पता नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटने की हद, और मेजर कैसे करते हैं, एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए। जैसे आपने कोई चीज का एक मोल डाला पानी में और उसमें से उसके 0.5 मोल यानी 50% अमाउंट अंदर जाके टूट फूट गया, तो हम बोलेंगे उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5। 2 मोल डाले, 2 मोल में से एक मोल टूट गया, 2 मोल डाले उसमें से एक मोल अंदर जाके टूट गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई 0.5, क्योंकि 1 पे डिफरेंस की एक में से कितना। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 2 में से एक टूटा था तो एक मोल में से कितना टूट रहा है इफेक्टिवली 1/2। तो 1 के अगेंस्ट जो डिफाइन होता है वो हमारे पास में अल्फा जा रहा होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक मोल में से कितने मोल टूटे। तो अगर मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बुलाता हूं, इसका मतलब इसके एक मोल में से अल्फा मोल टूट जाते हैं। तो यूनिटरी मेथड के अनुसार जब एक में से अल्फा टूटता है तो ए में से ए अल्फा टूटेगा। वापस देख लो, एक में से अल्फा जाता है तो ए में से जाएगा ए अल्फा, ए में से ए अल्फा चला गया। अब बैलेंसिंग यह बोलती है कि जितना भी खर्च होता है उसका n टाइम्स बनता है, 1 से n, 2 से 2n, 3 अगर टूटेंगे तो 3n, ए अल्फा टूटा है तो n टाइम्स ऑफ ए अल्फा। ठीक, नोट कर लें। अल्फा यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, कुछ बच्चों की जानकारी नहीं रहती उनके लिए, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। नेचुरल सी बात है, या तो एक मोल में से कुछ भी नहीं टूटेगा दैट इज 0, या पूरा का पूरा एक मोल टूट जाएगा। तो एक मोल में से कितना टूट गया, एक मोल टूट गया, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो ये इसकी लिमिट्स है, रेंज है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की रेंज ये हो गई है। अब मैं आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे एक रिलेशन बताऊंगा। ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने हमारे सॉल्यूट के, एन बी ऑब्जर्व्ड। भाई मैंने तो ए मोल मिलाया था लेकिन अंदर जाके ए मोल थोड़ी बचा है, अंदर जाके ए टूट फूट गया, कुछ बच गया, कुछ बन गया, तो फाइनली मोल्स कितने पहुंच गए, मैं इन सबको जोड़ दूंगा। ए माइनस ए अल्फा तो ए एन का बचा है प्लस एन टाइम्स ए अल्फा ए का बन गया है। तो इसको जोड़े हुए को अगर थोड़ा ठीक से अपन लिख लेते हैं तो आ जाएगा ए कॉमन, अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स अल्फा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं ऐसा आ जाएगा। और इनिशियल मोल्स कितने थे हमारे पास, हमने ऐड की एन बी कैलकुलेटेड, या ओरिजिनल बोल सकते हैं आप, है ना, एक्चुअल मोल्स एडेड भी बुला सकते हैं, वो ए है, और इन दोनों का रेशियो ही आई होता है। तो अगली स्लाइड पे लिखूंगा मैं, बिल्कुल भव्य। ठीक है, माइक मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है, थोड़ा सा वॉल्यूम अपने एंड पर और बढ़ा लेंगे। तो सब बच्चे अब अगर नोट कर चुके हैं तो अपन अगले पेज पे आते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, तो वो केस हम देख रहे हैं जहां पे सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, सॉल्यूट का रिप्रेजेंटेशन हमने ए एन माना, उससे एन ए बना, ए मोल इनिशियली लिए थे। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बुला रहे हैं यानी 1 मोल में से अल्फा टूटा करता है तो ए मोल में से ए अल्फा टूटेगा, और बैलेंसिंग हिसाब से एन ए अल्फा बनेगा। और हम जानते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को शक्ल से कोई मतलब नहीं है कि किसके पार्टिकल्स हैं, ए एन वाले हैं या ए वाले पार्टिकल हैं, टोटल कितने हैं इससे मतलब है। तो हमने टोटल जोड़ ली कि दोनों टाइप के पार्टिकल्स का कुल मिला के हमारे कितने पार्टिकल सिस्टम में आ चुके हैं, ये आ चुके हैं, और हमने ओरिजिनली इतने ऐड किए थे। इनका रेशियो ही वॉन्ट ऑफ फैक्टर था, जो कि अगली स्लाइड में हम लिख लेते हैं। सो ये बहुत ही शिफ्टेड लाइन आ रही, क्या बात है।
ओके रोटेशन। चलिए, तो वांट ऑफ फैक्टर I is NB observed upon NB calculated. 1 plus n minus 1 times अल्फा, और बाहर ए है ही सही, अपॉन में ए। सब बच्चे साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो यहां से वांट ऑफ फैक्टर आ गया I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, ये कुछ बच्चों ने पढ़ा रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे सिंबल्स क्या क्या वो मेंशन कर देते हैं। अल्फा इज ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई को तो आप जानते हैं अभी, वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ या वांट ऑफ फैक्टर। एन जो है वो ध्यान देने की बात है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जो एक पार्टिकल से मिलते हैं डिसोसिएट होने पर। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब हो गया टुकड़े, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स obtained from one dissociating particle number of fragments obtained from one dissociating particle is n। ठीक है, स्मॉल एन यहां पर क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये नोट नहीं करना फिलहाल, या किसी को लगे तो नोट कर सकते हैं ऐसे, चलो। अगर मैंने NaCl लिया, NaCl का कोई भी पार्टिकल अंदर जाके अगर टूटा, कितने पार्टिकल अंदर जाके टूटते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हो, दैट इज अल्फा। कि 10 पार्टिकल भेजे थे, 10 में से 5 टूटे, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 हो गई। तो अल्फा और एन का डिफरेंस समझेंगे, सब बच्चे बहुत ही ध्यान से इधर सुनेंगे। 10 पार्टिकल पानी में भेजे, मान लो 10 में से 5 यूनिट NaCl के अंदर टूट गई, Na+ और Cl- में, तो 10 में से 5 टूटे हैं, तो 1 में से कितना टूटा, 1 में से टूटा 5/10, जिसको हम बोलते हैं 0.5। और 1 में से जो डिसोशिएट होता है जितना अमाउंट, वो हमारा अल्फा है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 होगा। लेकिन n क्या है, n का मतलब है कि भाई जो भी पार्टिकल्स टूटे हैं, 5 टूटे, 2 टूटे, 10 टूटे, उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी पार्टिकल्स टूटे हैं उसमें हर पार्टिकल जब टूटता है तो वो कितने टुकड़ों में बिखरता है, दैट इज n। तो NaCl अगर टूटेगा तो इसके 2 फ्रेगमेंट होंगे, एक Na+ पार्टिकल, एक Cl- पार्टिकल। तो NaCl के अंदर n की वैल्यू है 2। ठीक है, तो बस ऐसे निकलता था, n ये रहता है। तो NaCl में अगर देखें तो इट ब्रेक्स इनटू Na+ + Cl-। यहाँ पे n की वैल्यू हो गई है 2। अगर मैंने बोला CaCl2, CaCl2 के अंदर कितना आएगा n, 3 है ना, एक कैल्शियम का n प्लस 2 क्लोराइड का n। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग चीज है, हो सकता है मैंने 10 पार्टिकल भेजे तो उसमें 10 में से 2 पार्टिकल डिसोशिएट होने के लिए गए, तो 10 में से 2 हुए तो 1 में से 0.2, दैट इज अल्फा। लेकिन वो जो 2 डिसोशिएट होने के लिए गए उसमें से हर एक का क्या हाल हुआ है वो हम बता रहे हैं। हर एक जना 3 टुकड़ों में टूटा, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। तो ये है हमारा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स के साथ n = 3। एक और एग्जांपल आपसे यहाँ पूछ लेते हैं ताकि आगे जो सवाल करने वाले हैं वहां पे आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए। K4Fe ब्रैकेट में CnK6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इस केस में n की वैल्यू क्या होगी,
कई बच्चे ने 5 बोले, कुछ 11, 7, 4, 3, 2, बहुत वैरायटी आ गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कुछ बच्चे थोड़ा अलग आंसर निकाल रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। आंसर वैसे 5 है ना, आंसर 5 है। इस तरह के कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें आप हमेशा याद रखोगे आज के बाद कि जो स्क्वायर ब्रैकेट बने हुए ना, इसके अंदर वाली एंटिटी एक सिंगल यूनिट की तरह बनी रहती है, यानी सॉल्यूशन में डालने पर इसके अंदर से कुछ भी बिखर के नहीं आता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट एक सिंगल आयन की तरह रहेगा। यानी यहाँ पे डिसोसिएशन पे बाहर वाले तो सब अलग अलग हो जाएंगे। 4 तो पोटेशियम के आयन मिलेंगे 4K प्लस प्लस एक इतना बड़ा आयन मिलेगा एज इट इज, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा लिख लेंगे Fe साइनाइड के 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब चार्ज बैलेंस के हिसाब से आपको पता है यहाँ पे 4 नेगेटिव आएगा। भाई ये वाला पार्ट कैटायनिक पार्ट है, तो ये वाला पार्ट एनायनिक पार्ट है। तो यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट हो रहे हैं? 4 तो पोटेशियम के आयन और एक ये बड़ा सा आयन है कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल 5 आयन है। अब इसके अंदर और डिटेलिंग वगैरह क्या जैसा कुछ है नहीं, तो इन्फॉर्मेशन ही। कुछ बच्चे बोलते हैं ये क्यों नहीं टूटा वगैरह वगैरह, उस पर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ेंगे आप। ये काफी स्टेबल रहते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है इसके साथ में, वो सब इनऑर्गेनिक में आप पढ़ लेंगे। बस पॉइंट ये कि एक सिंगल आयन की तरह रहता है। ठीक है, इसका आंसर आपने बता दिया मेरे को, बहुत बढ़िया। एक और कर लेते हैं, चलो। ये बहुत दुखी करेगा अपने को। 1 सेकंड रुकेंगे ना सभी बच्चे। चलो इसको कर लेते हैं फिर से शिफ्ट, बाकी बाद में देखेंगे। इसमें भी क्या टाइम लग रहा है, ये अच्छा है। चलो तो एक और एग्जांपल। FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2O। इसमें N की वैल्यू कार्तिक वही बात कर रहे हो, नहीं निकलता भाई वो, है ना। कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, वो बाहर नहीं आएगा। इसके अंदर N की वैल्यू कितनी आ रही है? बहुत सारी वैरायटी आ गई है। चलिए अब देखते हैं आंसर। अगर हम पानी के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं ना, पानी में मिला रहे तो ये पानी वाला पार्ट तो पानी में जाके मिल जाएगा, तो सॉल्वेंट का हिस्सा हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इधर वाले पार्ट से आएगा जो भी आएगा, तो सॉल्यूट के तौर पे जो अंदर घुलेंगे ये तो सॉल्वेंट का हिस्सा हो जाएगा, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं, वहां जाकर के सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएंगे। तो आपको केवल यहाँ से इतने पोर्शन से देखना है, इससे आएगा जो भी आएगा। अब यहाँ से गिन लो, 2 सल्फेट, 2 अमोनियम, 1 आयरन, एन की वैल्यू 5। ठीक, एन की वैल्यू 5। ये वाला वाटर वाला पार्ट सॉल्वेंट का हिस्सा है, वो सॉल्यूट की तरफ से नहीं जाने वाला, वो कोई आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग जो सॉरी जो भी वेपर प्रेशर में चेंजेस वगैरह ये नहीं लेके आ रहा है, वो ये वाले पार्टिकल लेके आ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल वाले। ठीक है, तो अपन ने केसेस देख ली ठीक ठाक। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। अगर सॉल्यूट एसोसिएट होता है, तो एसोसिएटिंग सॉल्यूट यानी अंदर जाके मॉलिक्यूल्स जुड़ने लग गए, तो जो अपन ने प्रोसेस डिसोसिएशन का देखा था उसका एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शन, एन पार्टिकल्स आए और वो इकट्ठा जुड़ गए, एक सिंगल पार्टिकल के रूप में बन गए। इस केस के अंदर अगर मैं इनिशियल इसके ए मोल लेता हूं, ये 0 है, और अल्फा अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो 1 में से अल्फा एसोसिएट होने के लिए जाएगा, ए में से ए अल्फा जाएगा। लिखते जाओ साथ में ना, ये सब समझा वाला पार्टी, बस थोड़ा सा बदल दिया, इसको फ्लिप कर दिया। स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे ए अल्फा बाय एन आ जाएगा। एन से 1 बनता है, 1 से 1 बाय एन बनेगा, ए अल्फा से ए अल्फा बाय एन बनेगा। ठीक है, और वापस से हमारा वही लॉजिक लगा दें, वांट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने हो चुके हैं, और गिवन मोल्स या कैलकुलेटेड मोल्स कितने थे वो नीचे डालते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। भाई ऑब्जर्व में इन दोनों का सम आएगा, इसके इतने बचे, इसके इतने बने,
और अपॉन ओरिजिनल ए, इसे डिवाइड करोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा 1 + 1/n-1 टाइम्स अल्फा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। सल्फेट 2 आयन थे इसलिए 2 आ गए, एक फेरस सल्फेट का सल्फेट, एक अमोनियम सल्फेट का सल्फेट। भाई सीधा सीधा सोचना, अगर मैंने इसका एक मॉलिक्यूल उठा के पानी में डाला तो ये तो पानी में पानी चला गया, लेकिन ये इधर वाले पार्ट से कितने आयन आ रहे हैं? एक आयरन का आयन आ रहा है, 2 अमोनियम आ रहे हैं, 3 हो गए, एक सल्फेट इसका, एक सल्फेट इसका। ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं है ना, ये सारी जो चीजें चल रही है अपनी। अब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन ने मेंशन भी किया था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात होगी। हालांकि आइडियल नॉन आइडियल से बॉन्ड फैक्टर कोई रिलेशन ऐसा नहीं है भाई, बॉन्ड फैक्टर तो निकालने पर कोई बोलता है भाई यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल कोई जिक्र ही नहीं, सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि अगर 80% टूट जाएगा तो बॉन्ड फैक्टर कितना हो तो निकाल ही लोगे, इसमें आइडियल नॉन आइडियल का कोई रोल नहीं है सर। लेकिन ऐसा नॉन आइडियल के लिए आगे इसका एप्लीकेशन नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कहीं काम नहीं आएगा, आई तो निकाल लो सेम ही। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है फटाफट लिखते हैं। ये जो अल्फा, ये क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो आई वांट फैक्टर है ही सही। ये जो n दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स associating to form a single particle, कितने पार्टिकल जुड़ के एक सिंगल पार्टिकल तैयार करते हैं, दैट इज n। ठीक है, तो अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, n is number of particles associating to form a single particle। हाँ तनिषा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड कर रही हैं, वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट कौन सा लिया उस पर तो डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी पर चीजें टेम्परेचर वगैरह कंडीशन उसके हिसाब से भी वो फ्लक्चुएट होंगी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब सॉल्यूट क्या है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कितने पार्टिकल्स है उससे फर्क पड़ रहा है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द कंसर्न, नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट सॉल्वेंट का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगली स्लाइड पे आते हैं। जैसे दो CH3COH की यूनिट्स जुड़ गई, तो हम ऐसा लिख देते हैं CH3COH ट्वाइस, इसको बोलते हैं डाइमर। दो यूनिट्स का क्लब होकर के एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाना, डाइमर। ये प्रोसेस इज डाइमराइजेशन, द यूनिट द एंटिटी फॉर्म्ड इज अ डाइमर। 3 जुड़ जाए तो ट्राइमर, 4 जुड़ जाए तो टेट्रामर, और ऐसे बहुत सारी जुड़ जाए तो पॉलीमर। पॉलीमर का तो आपने नाम सुना ही, बहुत सारी इथीन, बहुत सारी इथीन। इथीन कौन सी होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसी बहुत सारी जुड़ गई, n यूनिट जुड़ गई। ठीक है, ये क्या लिखो उससे मतलब नहीं आपको भी। ये है पॉलीइथीन, बहुत सारी इथीन से एक पॉलीमर बनाया, नाम है पॉलीइथीन। और फ्लो में क्या बोलते हैं? पॉलीथीन, कि भैया एक पॉलीथीन देना, पॉलीइथीन देना, है ना। कितने टेक्निकल है अपनी डेली लाइफ में, हमें पता ही नहीं था, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं।
तो ये डाइमर ऐसे 3 जुड़े तो ट्राइमर, 4 जुड़े तो टेट्रामर एंड सो ऑन, मल्टीपल के लिए पॉलीमर टर्म आती है। अब ये कैसे जुड़ रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट रहता है यहाँ पे, वो भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इधर OH है, CH3COH ऐसा लिख लिया। दूसरे CH3COH का मॉलिक्यूल भी ऐसे लिख लेते हैं, इधर इसका O, इधर इसका H, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड O और यहाँ इसका CH3। ठीक है, अभी इन दोनों को सेपरेट सेपरेट देखो। कहने का मतलब ये जो मैं लाइन इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल, CH3COH CH3COH। ठीक, दिख गए दोनों अलग अलग, CH3COH CH3COH। अब इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, वो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इसके डेल्टा पॉजिटिव वाले H से इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा इधर भी हो रहा है। तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो H बॉन्डिंग के थ्रू ये ऐसा डाइमर बन गया, दो दो यूनिट एक साथ में एग्जिस्ट करने लगे। एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, मतलब वो ये हम ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए रिक्वायरमेंट इतनी होगी कि हाँ N की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। तो इस वाले एग्जांपल में N की वैल्यू क्या है, 2। हो सकता है अपन ने 1 मोल डाला, उसमें से 0.1 मोल ही इसके लिए गया डाइमर फॉर्मेशन के लिए, दैट इज अल्फा। 1 में से 0.1 मोल गया, लेकिन जो भी 0.1 मोल गया उसमें से हर 2 पार्टिकल मिलकर के इस यूनिट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो 100 पार्टिकल में से 10 पार्टिकल ऐसे इस एसोसिएशन के लिए गए, तो वो 10 लोग कैसे एसोसिएट हैं, 2-2 से एक एक ग्रुप बनता गया, तो 10 से 5 बन गए होंगे, बाकी 90 एज इट इज रखे। ठीक, तो एन और अल्फा का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये फॉर्मूले एक जैसे पीछे वाले पेज में देखे थे, बस यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले, सॉरी डिसोसिएशन वाले केस में n होता है, यहाँ पे 1/n हो जाता है, तुरंत साथ में याद हो जाएंगे। अब हम चौथा केस अगर लें, मल्टीपल डिसोसिएटिंग सॉल्यूट्स, मल्टीपल डिसोसिएटिंग सॉल्यूट्स, मल्टीपल डिसोसिएटिंग सॉल्यूट्स। तो यहां पर हमारे पास में ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स जो लिखे जाते हैं वो आ जाते हैं I1N1 प्लस I2N2 प्लस सो ऑन। इस पॉइंट को अभी क्लियर कर दिया जाता है। तो सब बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले बताई थी, वापस बताता हूं कि ये जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली हम उससे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे होंगे। सवालों के अंदर जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से सवाल लगाएंगे, हमें इस वाले पार्ट की जरूरत पड़ती है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स या ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर काम आता है। तो क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी समझने वाला पार्ट है, सिर्फ नोट नहीं करना है, देखेंगे इधर सब बच्चे पूरी तरह से इधर फोकस। हमने बोला था कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज दिस वैल्यू, एन बी ऑब्जर्व बाय एन बी कैलकुलेटेड या एन बी गिवन, जो दिए हुए मोल्स। और जैसा कि मैंने बोला, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम निकाल किस लिए रहे होते हैं, ताकि हम आगे जाके एन बी ऑब्जर्व निकाल पाए, आई इंटू एन बी कैलकुलेटेड। तो एक बार वॉन्ट ऑफ फैक्टर मिल गया और ये हमारे पास अवेलेबल है, ये अवेलेबल था, ये हमने निकाल लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक केस यहाँ पे फटाफट बताता हूँ, सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे। जैसे 1 मोल NaCl है और इसका अल्फा अपने को बोल दिया गया कि 0.5, तो अल्फा दिया है तो हम वैसे ही मानेंगे। अब 100% डिसोसिएशन नहीं मानेंगे, NaCl 100% टूट गया। अल्फा 0.5 है, इसका मतलब इसका 50% ही टूटता है। अगर मैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर से जाऊं, I बराबर, अभी फॉर्मूला लिखा था डिसोसिएशन के लिए, 1 प्लस
n-1, n क्या था, एक पार्टिकल कितने टुकड़ों में टूटता है, तो इसके कितने फ्रेगमेंट होते हैं, 2, n-1 टाइम्स अल्फा 0.5, तो ये हो गया 1 इंटू 0.5 प्लस 1, तो आई की वैल्यू आ गई 1.5। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, दीज आर दी कैलकुलेटेड और गिवन नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअली सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे, इसके 1.5 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये यहां डाल दूंगा एनबी कैलकुलेटेड में, आई की वैल्यू 1.5, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स 1.5 हो जाएंगे, 1.5 इंटू 1 दैट इज 1.5। तो अल्टीमेटली वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज ऐसे आ रहा होगा ऑब्जर्व्ड मोल्स निकालने की। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक ही सिस्टम में मल्टीपल डिसोसिएटिंग सॉल्यूट डाल दिया, NaCl डाल दिया, ये भी टूट रहा है, CaCl2 डाल दिया, वो भी टूट रहा है, MgCl2 डाल दिया, ठीक है, H2SO4 डाल दिया, मल्टीपल लोग डाल दिए जो कि डिसोसिएट हो रहे हैं। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हम कह रहे हैं हर एक के ऊपर ये ऑपरेशन जो अभी हमने किया है ये अलग अलग लगा दो। NaCl के लिए अलग से लगा दो, NaCl के कितने मोल्स हैं और उसका आई कितना आ रहा है, CaCl2 कितने मोल्स हैं उसका कितना आई आ रहा है, ऐसे करते करते सबके लिए I1 I इंटू एन की वैल्यूज निकाल लो और जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल केसेस में आ जाएगा। तो ये नोट नहीं करना था, ये भी मैं एक एग्जांपल से करवा दूंगा। चलो तो एक सवाल करेंगे अपन, उससे वो क्लियर हो जाएगा दरवाजा पार्ट। एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, फाइंड observed number of moles when 1 mole NaCl 1 mole NaCl is mixed with 2 mole CaCl2 जिसका अल्फा दिया हुआ है 75%, ठीक है। तो सब बच्चे इधर ही ध्यान देंगे, आप निकाल सकते हैं, मेरे को पता है काफी सारे बच्चे, ऐसा कुछ सवाल में दम नहीं है, समझाने के बस समझा रहे पीछे वाला केस। एक चीज तो यहाँ देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू मैंने बोला था कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो 75 लिख दिया। तो ऐसा कभी कभी लिखते हो क्योंकि 75% उसको परसेंट के रूप में लिखा हुआ है, यानी आउट ऑफ 100 लिखा गया है, और अल्फा डिफाइन किस पे होता है, 1 पे, तो आप इसको 1 पे कन्वर्ट कर लो, यूनिटरी मेथड। 100 में से अगर 75 है तो 1 में से 75/100 जिसको बोलते हैं 0.75 हो जाएगा। तो अपन ऐसे जब भी परसेंटेज दिया रहे उसको 1 पे कन्वर्ट करना, सीधा सीधा 100 से डिवाइड लगा दें, तो अल्फा की वैल्यू जो इस फॉर्मूले में डालेगी 75 मत डाल देना, 0.75 डालेगा, ठीक। तो अब हमारे पास में मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो फॉर्मूला तो ये कहता है कि भाई ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स विल बी पहले का I1, पहले का I इंटू उसके नंबर ऑफ मोल्स जो ऐड किए गए थे, प्लस दूसरे का I इंटू उसके मोल्स जो ऐड किए गए। तो अगर I1 की वैल्यू निकालें, I1 इज 1 प्लस n-1, NaCl कितने फ्रेगमेंट में टूटता है, 2 में, ठीक। अच्छा इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया, अभी चलो लिख लेते हैं। NaCl का यहाँ पे अल्फा नहीं दिया, जब नहीं दिया रहता है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, तो उसका अल्फा हम 100% के हिसाब से 1 लेते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि ये सॉल्ट है और अल्फा नहीं दिया है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे और अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो सवालों में भी ऐसा ही रहेगा, आप उसको 1 मान लिया करेंगे। तो 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा, ये आ गया 2, तो I1 की वैल्यू 2 आ गई। I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, CaCl2 के लिए 1 प्लस कितने फ्रेगमेंट्स, 3, n-1 टाइम्स अल्फा कितना 0.75 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ,
तो 2 into 3/4 that is 3/2. 1 plus 3/2 is 5/2. तो ये 5/2 आ गया। अब यहाँ पे प्लग कर दें, NB observed is equal to I की वैल्यू 2 इंटू अपन ने कितना मोल ऐड किया था, NaCl का 1 मोल ऐड किया था, प्लस I2 कितना है 5/2 मोल्स कितने ऐड किए थे N2 में, 2 मोल ऐड किए थे, इंटू 2 प्लस 5/2 इंटू 2 ये 5 आ गया, 2 प्लस 5 दैट इज 7। ठीक है, हाँ काफी सारे बच्चों ने बोला। तो ये एक फॉर्मल सा अप्रोच हो गया है अगर मल्टीपल डिसोसिएटिंग सॉल्यूट्स चल रहे हैं तो। ऐसे ही मल्टीपल एसोसिएटिंग के लिए भी हो जाएगा, वही सेम I1 इंटू N1 प्लस I2 इंटू N2 ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा होता इसके अंदर। मुझे ये फॉर्मूले थोड़े पता नहीं पसंद नहीं आते, मान लो इसमें कोई हर चीज सिंपल है सीधे लिखा हुआ है, बट इसको मैं तो कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ केसेस आएंगे जिनमें हमें आई की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। और जैसा कि मैंने बोला हमारा अल्टीमेट टारगेट तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स निकालने से है, तो आई हम निकालें या ना निकालें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने कॉमन सेंस से गिनती गिन के फाइनली पता कर सकता हूँ यार सॉल्यूशन में कितने मोल पहुंचे हैं, तो मेरा काम खत्म है, वो हो चुका है ना, उतना ही करना था। हर केस में आई निकालने से जरूरी नहीं, जिनमें निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वहां पे करें, कुछ कुछ केसेस के अंदर ऐसा अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वहां पे अपने को डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉमन सेंस से। वैसा केस सवाल में आ जाएगा जब अपन देख लेंगे। मैं किस केस की बात कर रहा हूँ उसका मैं हिंट आपको दूंगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लिया आपने? ओके ठीक है, इसी में बदलाव के साथ बता रहा हूँ अब मैं। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कैसे निकाल रहा हूँ, अब मैं फॉर्मूले से नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही जाऊंगा। मुझे पता है कि अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए कि कितने मोल पहुंचे सॉल्यूशन में। तो एक बड़े कंटेनर में 1 मोल NaCl डाला है, 2 मोल CaCl2 डाला है, अंदर कितने मोल आ गए ये पता करना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जब नहीं दिया होता है तो हम उसको 1 मानते हैं, तो मुझे साफ साफ पता है कि 1 मोल से यहाँ पे 2 मोल बन जाएंगे। तो I1 N1 क्या दिख ही रहा है कि इसके 2 पार्टिकल होंगे, 100% टूटेगा तो 1 मोल से 2 मोल, इसका तो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ गया। या फिर आप ऐसा रिएक्शन लिख के बोल सकते हैं, भाई आप बोलेंगे NaCl टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर मोल्स कितना आ गया मेरे पास में 2 आ गए। CaCl2 के लिए मैं सिमिलरली रिएक्शन लिख लूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, इसके कितने मोल हैं 2 मोल, ये कितना है 0, ये कितना है 0, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि 75% टूट जाता है, तो 2 का 75% कितना होता है, 75% मतलब कि 3/4, तो 2 का 3/4 होता है 3/2, तो 2 का 75% खर्च हो गया, 2 में से 3/2 चला गया, तो बचा कितना, हाँ जितना भी खर्च होता है उतना ही यहाँ बनता है, 1:1 का रेशियो, तो 3/2 खर्च होता है तो कितना बन जाएगा 3/2, जितना ये बनता है उसका दुगना ये बनता है, तो ये अगर 3/2 बनाती है कितना बनेगा 3। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी दिख रही है, इधर की तरफ हमारे पास में जो वैल्यू दिख रही है इन दोनों का सम 1 + 1 = 2 आ रहा है, इधर जो लोग दिख रहे हैं ये इन सब का सम 1/2 इसका बचा, 3/2 इसका बन गया, 3 इसका बन गया, 1.5 और आधा 2 होता है, प्लस 3 5, 5 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, टोटल कितने पार्टिकल है सिस्टम में 7 हो गए, 7 मोल। तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, भाई मेरा टारगेट इतना ही कि सॉल्यूशन में कितने मोल पहुंच जाते, तो हमने तो मिलाए थे 3 मोल, अंदर जाके हो गए 7 मोल, 2 इसके आ गए, 5 उसके आ गए, 7 मोल। तो ये ऑब्जर्व्ड मोल्स आ गए और इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड होगी कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल सिस्टम में आए हैं, ठीक। तो ऐसे डायरेक्टली जा सकते हैं। ये मेथड तो सामने लिखा है, इसमें अगेन जैसा कुछ है ही नहीं, 1 मोल NaCl लिया था, अल्फा नहीं दिया होता तो 100% मानते यानी 100% टूट रहा है, तो 1 मोल पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन की बैलेंसिंग से दिखता है 1 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल बन गए, 2 मोल NaCl ने दे दिया। CaCl2 के अंदर दिया कि 75% टूटता है, तो 2 मोल का 75% होता है 3/2। स्टोइकियोमेट्री मोल वाला पार्ट मत करवाओ मेरे से दोबारा,
आपको ये प्रैक्टिस, अगर जिनको ये दिक्कत आती है कि जादू समान लगता है ये क्या हो गया, तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अपन बैलेंस बैलेंस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस घर पे करो। चलो भाई, अब अपन सवाल करेंगे। तो मैं मोस्टली ऐसे इस अप्रोच से जाता हूँ, जब कोई केस ऐसी आ जाए जिनके अंदर अपन फॉर्मूले से जा ही नहीं पाएंगे तो ऐसे ही जाना रहेगा। ठीक है, यहाँ अपन लिख नहीं पाएंगे, एक बार उधर चलते हैं। तो सब बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, calculate want of factor for the following, calculate want of factor for the following in aqueous medium, calculate want of factor for the following in aqueous medium। पहला वाला है NaCl, अल्फा दिया है 90%, फर्स्ट इज NaCl अल्फा इज 90%, दूसरा वाला CaCl2 अल्फा 50%, पहला NaCl अल्फा 90%, दूसरा CaCl2 अल्फा 50%, थर्ड इज K4FeCN6 जो कॉम्प्लेक्स अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, थर्ड इज K4FeCN6 अल्फा दिया हुआ है 20%, फोर्थ इज KCl.MgCl2, KCl.MgCl2 अल्फा 25%, 25%। पांचवा सवाल एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH अल्फा 1%। सिक्स वाला है ऑक्सैलिक एसिड और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं H2C2O4, H2C2O4 अल्फा इज 1%। ठीक है, ये 6 सवाल फटाफट से करो। अल्फा वैल्यूज दे रखी हैं, सभी केसेस डिसोसिएशन के हैं, तो आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। 6 के 6 केसेस के आंसर आ जाए उसके बाद आप लोग रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, सारे 6 केसेस के आंसर आ जाए उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। सवाल मैंने नोट करवा दिया था, एक बार मैं उधर स्लाइड पे चलता हूं जिनको उधर कुछ कंसर्न है। ये लो प्रीवियस स्लाइड, इससे पहले वाली, इससे पहले वाली ये रही। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, क्वेश्चन वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। ये लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन में KCl.MgCl2 दिया था, अल्फा 25% है। चलिए, सरल है ये सवाल, बहुत ही फटाफट चेक करेंगे अपन। पहला NaCl, N की वैल्यू, ठीक है, इनके N में यहीं पे लिख देता हूं बगल में, फिर इनको यूज करते जाएंगे। ये कितने फ्रेगमेंट में टूट रहा है? 2 में टूटता है, तो इसका N2 है। ये कितने में टूटता है? 3 में। ये अपन ने देखा था 5 में, इसके 5 फ्रेगमेंट होंगे, इसके कितने होंगे? 5 होंगे, एक पोटेशियम, एक मैग्नीशियम, 3 क्लोराइड, तो यहाँ भी N की वैल्यू 5। ये वाला 2 में एसीटेट आयन और H+, ये दो सेपरेट हो जाते हैं, N की वैल्यू 2। ये डाई बेसिक एसिड है, 2 H+ निकलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड डाई बेसिक एसिड होता है, तो 2 H+ यहाँ से अलग और ये ऑक्सैलेट आयन अलग। ठीक है, रेडॉक्स में इसका काफी जिक्र होता रहता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 3 लेंगे।
तो ये तो आपकी n की वैल्यूज होगी। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूं, i बराबर 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स एल्फा इज 0.9। ठीक है, 1.9 आ गया, पहले का आंसर 1.9। दूसरा सवाल, i बराबर 1 प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स एल्फा दैट इज 1/2, ये आ गया 2। तीसरा सवाल, n की वैल्यू 5, i बराबर 1 प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स एल्फा 0.2, परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 0.2 इज 0.8, तो i की वैल्यू 1.8 आ गई। फोर्थ, n की वैल्यू 5, i बराबर 5 माइनस 1 टाइम्स एल्फा दिया 25%, दैट इज 1/4। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी 1 प्लस लिखना था यहाँ पे। i बराबर 1 प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स 1/4, तो ये 2 आ गया। अपना अपना एक इवैल्यूएशन भी रखा करोगे क्लास में, जितने सवाल की उसमें से अपन ने कितने एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व किए, बहुत मैटर करता है। क्लास के अंदर अपनी अगर एक्यूरेसी 100% आने लगी है, यानी हम बहुत बढ़िया फोकस से चीजें करते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, तो एग्जाम में भी वो चीजें कम होंगी। 1 प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स 1/100, परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया तो ये 1/100 हो गया, दैट इज 0.01। 1 में ऐड किया तो 1.01। ये फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस के अंदर बहुत ही सरल है, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए जिसके अंदर ना। 1 प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स एल्फा वापस से 1/100, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं तो अल्फा मिलता है। तो 2 इंटू 1/100 इज 2/100, दैट इज 0.02। आई की वैल्यू 1.02 आ गई। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, कितने बच्चों के आंसर आ गए? सम्राट, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, चैटिंग पे ध्यान दोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। स्क्रीन भरे मत और स्लो मत करें चीजों को। चलिए, तो हमारे पास में 6 के 6 आंसर आ चुके हैं, मैच कर गए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, कैलकुलेट आई फॉर ए सॉल्यूट। साथ साथ में लिखेंगे, तेज स्पीड से डिक्टेट करता जा रहा हूं मैं, बिना स्क्रीन को देखे लिखे तो जल्दी लिख पाएंगे। कैलकुलेट आई फॉर ए सॉल्यूट एक्स विच अंडरगोज, कैलकुलेट आई फॉर ए सॉल्यूट एक्स, आई मतलब क्वांटम फैक्टर। कैलकुलेट आई फॉर ए सॉल्यूट एक्स विच अंडरगोज गिवन एसोसिएशन, which undergoes given association in aqueous medium, which undergoes given association in aqueous medium। पहला है 20% dimerization, first is 20% dimerization, second is 30% trimerization, third is 80% tetramerization। तो पहला है 20% dimerization, second 30% trimerization, थर्ड इज 80% tetramerization, और फोर्थ वाले में लैंग्वेज लिखेंगे पार्ट थर्ड अगेन while considering, पार्ट थर्ड अगेन यानी थर्ड वाला पार्ट फिर से सॉल्व करना है फोर्थ वाले क्वेश्चन में। पार्ट थर्ड अगेन while considering the tetramer produced, while considering the tetramer produced to be completely insoluble, while considering the tetramer produced to be completely insoluble, while considering the tetramer produced to be completely insoluble। ठीक है, ये 4 सवाल फटाफट करेंगे। आदर्श H2C2O4 के अंदर 2H प्लस और एक ऑक्सिलेट आयन आता है। जिनको ये वाला डाउट है इधर फटाफट बता देता हूँ। H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड टूटता है तो 2H प्लस प्लस एक आयन ऑक्सिलेट का C2O4 2 नेगेटिव, ये बात हम कर रहे हैं। 2 इधर से 1 इधर से, ठीक है। 3
तो आंसर हैं 0.9, 0.8, 0.3। राघव ने ये 3 आंसर दिए हैं, कनिष्का ने 0.9, 0.8, 0.4। तो दोनों के आंसर में थर्ड वाले पार्ट में डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, तो कीर्ति कौन से वाले सवाल की बात कर रहे हो? ये अभी जो चल रहा है इसकी बात कर रहे हो? 0.9, 0.8, 0.4 ये वाला कोई आंसर ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं। 3 पार्ट का आंसर, चौथे का आंसर आप लोग ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला आप अपने पास में क्या लगने वाला है सभी केसेस के लिए? जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमारे पास में I बराबर 1 प्लस 1/n-1 टाइम्स अल्फा यूज होगा, क्योंकि एसोसिएशन का केस है। ठीक है, तो पहले वाले केस में डायमर बन रहा है। डायमर बनने का मतलब 2 यूनिट जुड़ रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? डायमर के नाम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे n आपको 2 लेना है, 2 यूनिट जुड़े। ट्राइमर n की वैल्यू 3, क्योंकि 3 यूनिट जुड़ती है। टेट्रामर, टेट्रामर का मतलब 4 यूनिट जुड़ती है, n की वैल्यू 4। ठीक है, ये जानकारी अपने को ध्यान रखनी है। नाम है सरल से बताए थे मैंने थोड़ी देर पहले से। ठीक है, अब पहला केस देखते हैं। 20% डाइमर यानी कि अल्फा की वैल्यू 0.2 आ गई, तो I बराबर 1 प्लस 1/2 माइनस 1 टाइम्स 0.2। ठीक है, से जो भी आंसर आएगा अभी I बराबर ये आ गया 1/2, ये 0.1 माइनस का 1/2, तो ये 0.9 आ जाए। तो फर्स्ट वाला 0.9 काफी सारे बच्चे यही रिपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड वाले में ट्राइमर बन रहा है। I बराबर 1 प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 टाइम्स अल्फा 30% यानी 0.3, तो 2/3 इंटू 0.3, 2/3 माइनस का इंटू 0.3, तो माइनस का 0.2, तो 0.8। ये भी काफी सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया, उनका आंसर सही जा रहा है यहाँ तक। थर्ड पार्ट टेट्रामर, I बराबर 1 प्लस 1/4 माइनस 1, n की वैल्यू 4 और 80% यानी 0.8, ये आ गया माइनस का 3/4। इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 8 जा मतलब 4 2 जा 8 होता है, 0.2 इंटू 3 0.6 माइनस का, तो I बराबर 0.4 प्लस का। फोर्थ केस का आंसर क्या है किसी का? 3 तो हो गए, फोर्थ का 1 बोला है प्रिंस ने, काफी सारे बच्चे 1 बोल रहे हैं, 0.25 भी बोला है, 0.2 भी बोला है। चलिए देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला गया कि थर्ड पार्ट को फिर से सॉल्व करें। 80% टेट्रामराइजेशन ही हो रहा है। बस एक चीज बोली गई है कि जो टेट्रामर बना है वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। जब कोई चीज इनसॉल्युबल होती है इसका मतलब वो सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगी, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगी, वो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगी, या तो नीचे प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन हो जाएगी या फ्लोट करके ऊपर भी आ सकती है। होमोजीनियस सिस्टम से बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन में नहीं कंसिडर करना। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के लिए रहती है, तो जो चीज सॉल्यूशन में रही ही नहीं, सॉल्यूशन से बाहर आ गई, उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है। तो प्रोसेस ये चल रहा है, 4x की यूनिट मिल करके टेट्रामर बना लेती है x4। ठीक, अगर हमने इसका 1 मोल लिया होता, स्टार्टिंग में 0 है और इसमें से 80% चला गया, 1 माइनस 0.8, तो ये कितना बचा? 0.2। ये तो वैसे ही सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, कितना बनता है उससे अपने को मतलब ही नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए टाइम वेस्ट है। तो हम कहेंगे भैया 20%, ये 0.2, या फिर कई बच्चे डायरेक्ट ही बोलते हैं, बहुत ही समझदारी का पॉइंट है, वो ऐसा कह देते हैं कि सर जितना लिया था उसमें से 80% चला गया, और वो जो चला गया वो तो गिनना ही नहीं है, तो बचा कितना? 20%, यानी आई की वैल्यू 0.2। डायरेक्टली बोल देते हैं कि 20% बचा, ये तो परसेंटेज है, तो 1 की स्केल पे कितना आ गया? 0.2, वो भी सही है, तो 0.2 इज योर आंसर। ठीक है, इधर जो बनेगा उससे कोई लेना देना नहीं कि 0.8 खर्च हुआ है तो उससे यहाँ पर 0.2 ये भी बनेगा, बट ये वाला कोई काम का नहीं, ये कंसीडर नहीं होगा।
ठीक है, आंसर इज 0.2। तो इधर जो बन रहा है वो सॉलिड है, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं। चलिए, वांट ऑफ फैक्टर का लॉजिक आपको क्लियर है, कैसे कैसे अपन देख रहे हैं। अब अपन बढ़ रहे हैं आगे की तरफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर RLVP। ठीक है, ये क्लोज कर रहा हूं मैं। हेडिंग लगाओ। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, या आप हेडिंग लगा सकते हैं डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें पहला डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहला RLVP। ये हमने पहले भी पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर यहाँ पे क्या चीज बदलाव हो रहा है वो मैं बता देता हूं। हमने ये देखा था, अगर आपको याद आता हो, P0 माइनस PS अपॉन P0, इसको हम बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आपको अगर याद आता हो, ये हमारे पास में XB के बराबर था, XB और NB बाय NA प्लस NB, ऐसा भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब बदलाव क्या हो गया है जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, कि भाई हमने तो सॉल्यूट के NB मोल्स भेजे थे बाहर से, लेकिन अंदर जाके वो या तो टूट फूट गए या एसोसिएट हो गए, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अलग हो गए, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली जो मोल्स हो गए फाइनली सिस्टम में उससे कंट्रोल होती है, ना कि इससे कि हमने कितने ऐड किए। तो ये जो है फॉर्मूले में यहाँ पे NB नहीं होना चाहिए, शुड बी NB ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसको मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा, नीचे चेंज करूंगा। ये हम बोल देंगे ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केस है जब कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता। सो दिस इज नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो। जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा, ठीक है, if there is a possibility of dissociation, लिखते जाएंगे, अब सब बच्चे लिखेंगे, if there is a possibility of dissociation or association, then इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 is equal to NB observed upon NA plus NB observed। NB observed क्या होता है? I टाइम्स ऑफ NB। ठीक है, तो और करके लिख देता हूं मैं, I टाइम्स ऑफ NB ओवर NA प्लस I टाइम्स ऑफ NB। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। तो ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए है, या फिर आप इसको जनरल रिजल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले केस में I की वैल्यू 1 डाल के वो बनी जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा। ठीक है, तो P0 minus PS upon P0 is NB observed by NA plus NB observed। अब मैंने दोनों फॉर्मेट में इसीलिए लिखा, जैसा कि मैंने बोला कुछ केसेस में आई निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो वहां पे कॉमन सेंस से निकाल लिया करेंगे, भाई कितने पार्टिकल गिन के निकाल लेंगे प्रोसेस से गुजर के। जैसे मैंने एक केस आपको सॉल्व करके बताया था, हालांकि उसमें हम आई निकाल भी पा रहे थे, बट लॉजिक से कैसे जा रहे होते हैं वो मैंने बताया था। तो उस केस में अपन सिंपली इसको ऐसे ही बोला तो ज्यादा अच्छा है।
जिनमें अपन इसको इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं तो आई निकाल लेंगे। अब इसके अंदर अगर डाइल्यूट कंडीशन आ जाए, RLVP का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अब। If solution is very dilute, if solution is very dilute, then Na is much greater than Nb, and RLVP can be obtained as P naught minus PS upon P naught equal to I into NB upon Na। तो Na के सामने वो Nb वाला पार्ट इग्नोर हो गया। ये हमारा मोल फ्रैक्शन जो होता था वो Nb बाय Na, ये बार इधर देखेंगे अलग से दिखा रहा हूं मैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? Nb बाय Na प्लस Nb होता है, बट डाइल्यूट कंडीशन बोल रहे हैं तो Nb Na के सामने बहुत छोटा है, तो दिस इज प्रैक्टिकली मोल फ्रैक्शन ही खुद क्या हो गया? Nb बाय Na। अब अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे Nb नहीं होना चाहिए, I टाइम्स डलना चाहिए, तो I टाइम्स ऑफ Nb बाय Na या फिर I टाइम्स ऑफ X भी बोल सकता हूँ। और अगर I के फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहते हैं तो Nb ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने हैं? Bk अपॉन A के कितने मोल्स? ठीक है, ये सिर्फ समझाने का पार्ट था, एडिशनल हटा देते हैं वैसे। तो डाइल्यूट कंडीशन के अंदर नीचे Na प्लस INB में से सिर्फ Na बच जाएगा, I इंटू NB बाय Na। इसको I टाइम्स मोल फ्रैक्शन सॉलिड बोल रहे हैं क्योंकि ये जो रेशियो NB बाय Na यही मोल फ्रैक्शन हो गया एक तरह से, और I नहीं निकाल पा रहे हैं, कॉमन सेंस से जाना पड़ेगा, तो NB ऑब्जर्व्ड। अल्टीमेटली तो ये भी वही लिखा हुआ है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, हाँ, नॉर्मल वाले केस के अंदर I मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा कह सकते हो अगर डाइल्यूट केस हो तो। अब अपन एक और फॉर्मूला इससे RLVP से हट करके बता दें जो अपन पहले करते थे, यानी जो जो फॉर्मूले अपन ने पीछे पढ़े हैं ना, पहले जो पढ़े हैं RLVP के टाइम पे, वो सब वैलिड रहेंगे, बस यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मोल्स आ जाएंगे। इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, then also we have this relation जो मैं अभी लिख रहा हूं, P नॉट माइनस PS अपॉन PS। ये आपको याद होगा, ऐसा अपन एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें यहाँ पे P नॉट नहीं है, PS होता। दिस इज नॉट RLVP, ठीक है, बट ये फॉर्मूला तो है, काम में तो लिया जा सकता है। उसमें हमारे पास में इधर की तरफ NB बाय Na होता था, ये होता था, बस बदलाव क्या हो जाएगा? NB की जगह पे NB ऑब्जर्व्ड, और इसी को अपन को लिखते थे अपन मम्मा बाय 1000, तो M ऑब्जर्व्ड MA बाय 1000। तो मोलैलिटी में भी ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में अलग से बताओ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, थोड़ा और दूर कर देते हैं। चलो इसको इधर दिखा रहा हूं मैं, एक चीज मेंशन कर रहा हूं, तो वही कि NB ऑब्जर्व्ड इज I टाइम्स NB, अगर ऐसे निकाल पा रहे हैं, ऐसे ही M ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी ऑब्जर्व्ड इज I टाइम्स ऑफ M। नोट कर लेंगे फटाफट, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे। RLVP की फुल फॉर्म थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, Na सॉल्वेंट के मोल्स है, B हमारे पास सिंबल हम हमेशा से शुरू से सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं और A सॉल्वेंट के लिए, तो ये सॉल्यूट के मोल्स, B सिंबल फॉर सॉल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट। विल देयर बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन, लार्ज डिफरेंस आए या ना आए भाई, अगर RLVP में यहाँ पे आई के फैक्टर से देखो, आई की वैल्यू अगर बिना आई के जो रेशियो आ रहा था उसका 2 टाइम्स हो गया, परसेंटेज वाइज तो बहुत बड़ा चेंज है, हमारे लिए वो चेंज बड़ा नजर ना है। सपोज NB/NA वाज 0.1, ठीक है, आई की वैल्यू 1.5 थी, मल्टीप्लाई किया तो 0.1 से 0.15 हो गया, हमारी नजर में हमें छोटा चेंज दिख रहा है, बट ये चेंज एक परसेंटेज वाइज तो बड़ा चेंज, 50% इंक्रीमेंट हो गया। तो वैल्यूज जो दिखेंगी वो छोटी रहेंगी, लेकिन परसेंटेज वाइज या एक दूसरे के रिलेटिव देखेंगे तो बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करेगी, आई की वैल्यू का फर्क पड़ेगा, यानी ऑप्शंस अगर क्लोज क्लोज दिए गए हो तो। ठीक है, अब मैं आपको सवाल जो है, सवाल इसके समय नहीं है, ठीक है, तो सवाल अपन होमवर्क के तौर पे मैं आज अभी दे दूंगा स्लाइड आपको, इसका PDF जो अपन कर रहे होते हैं आप ट्राई कर लेना, ठीक है, आपसे हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो अपन इसको क्लास में तो करेंगे सही, ठीक। सारी चीजें अभी तक की पढ़ी हुई अच्छे से रिवाइज करें, अपने हाथों से बढ़िया से चीजों को लिखें, 5-5 बार लिखे, मैंने बोला आपको अपने हाथों से एक एक चीज को अच्छे से लिखो, डाउट्स भी अच्छे से डिफाइन करो, स्पेसिफाई करो, टीचर्स को एकदम स्पेसिफाइड डाउट्स भेजा करो, ऐसे जनरल डाउट नहीं भेजना चाहिए कि भाई सर लिक्विड सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब बीमार है दवाई दे, अब बीमारी की कोई दवाई नहीं होती, वो पूछेंगे कि बीमारी क्या है, तो आपको बीमारी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी तो दवाई सही काम करेगी। तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो अपने डाउट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करें, उसके बाद पूछें तो फायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सवाल भेज दूंगा थोड़ी देर में। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। स्लाइड्स अभी आ रही, बस आपके पास में चिंता मत करो, ये सारी स्लाइड्स अगर अभी भेज रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए, टेक केयर।